हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। जेपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड स्पेशल के सीरीज को। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं अध्याय 16 है, उसमें क बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लगानों की वसूली की संक्षिप्त प्रक्रिया, जिसमें अनुच्छेद 229 का क है कतिपय दशाओं में प्रमाण पत्र प्रक्रिया के अधीन लगान के बकाये की वसूली। सरकार के अलावे कोई भूस्वामी लगान के वसूली के लिए बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 द्वारा विहित प्रक्रिया को लागू करने के लिए आवेदन दे सकता है तथा राज्य सरकार चाहे तो ऐसे किसी आवेदन को स्वीकृत और स्वीकृत कर सकता है। अध्याय 17 हम लोग देखें परिसीमा, तो अनुच्छेद 230 भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 को लागू होना। भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 का 9 के उपबंध जहां वे इस अधिनियम से असंगत न हो, इस अधिनियम के अधीन सभी वादों, अपीलों और आवेदनों पर लागू होंगे। अनुच्छेद 230 का राजस्व अधिकारी के समक्ष कतिपय आवेदकों और वादों में परिसीमा के विशेष नियम। कोई भी आवेदन की परिसीमा 3 महीने निर्धारित है। नेक्स्ट अनुच्छेद 231 परिसीमा का साधारण नियम। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वाद जिनके लिए एक अधिनियम में कहीं पर भी परिसीमा निर्धारित नहीं है, वैसी स्थिति में आवेदन की परिसीमा 1 वर्ष निर्धारित है। अनुच्छेद 232 पट्टों आदि के अनुदान के लिए वादों और आवेदनों की परिसीमा। पट्टे आदि के अनुदान हेतु वाद या आवेदन की समय सीमा निर्धारित नहीं है, ऐसे आवेदन किसी भी समय दाखिल किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 233 बेदखली के लिए कतिपय वादों को परिसीमा। धारा 22 के धारा 41 के खंड में वर्णित अधिभोगी रैयत और अनाधिभोगी रैयत की बेदखली के वाद दुरुपयोग पर भंग का तारीख से 2 वर्षों के भीतर प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 234 लगान के बकाए गए वादों और आवेदनों की परिसीमा। लगान के बकाया की वसूली के लिए किसी वाद या आवेदन की परिसीमा कृषि वर्ष के 3 वर्ष के भीतर निर्धारित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 235 लगान की वसूली के लिए अनुक्रमिक वाद या आवेदन। लगान या वसूली के लिए अनुक्रमिक वाद या आवेदन देने की समय सीमा 6 महीने बाद स्वीकार किए जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 236 धन लेखा कागज पत्र के लिए एजेंटों के विरुद्ध परिवादों की परिसीमा। किसी एजेंट के जिम्मे धन वसूली या लेखा या कागज पत्र के परिधान के लिए वाद ऐसे एजेंट की एजेंसी के दौरान किसी शपथ या एजेंट का प्रवासन डिटर्मिनेशन 1 वर्ष के भीतर लाया जा सकता है। अनुच्छेद 237 जोत या कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन की परिसीमा। यदि किसी जोत से किसी अधिभोगी रैयत के बेदखल किया गया हो तो वह जमीन पर अपना कब्जा वापस पाने के लिए 3 वर्ष के भीतर आवेदन दे सकेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 238 ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के लिए वादे या आवेदनों की परिसीमा। धारा 237 की तरह ही यहाँ पर भी आवेदन देने की परिसीमा 3 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट है अध्याय 18 मुडारी खुट कट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 मुडारी खुट कट्टीदार काश्तकारियों पर पूर्ववर्ती धाराओं पर लागू होना। इस अधिनियम में पूर्ववर्ती हुए धाराएं हैं जो मुंडारी खुट कट्टीदारों में लागू होने योग्य है, उसे सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है। इसकी विशेष चर्चा आगे के अध्याय में वर्णित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 240 मुंडारी खुट कट्टीदारी काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध। कोई भी मुंडारी खुट कट्टीदारी अभिधृति या उसका हिस्सा न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन हेतु विक्रय द्वारा हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, परंतु CNT एक्ट 1903 के प्रारंभ होने से पहले रजिस्ट्रीकृत किसी बंधन के अधीन देय ऋण के समाधान में किसी काश्तकारी या उसके भाव के विक्रय के लिए किसी कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया हो तो उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से विक्रय को मंजूरी दी जा सकती है। नेक्स्ट है दूसरा, यदि उपायुक्त द्वारा उपरोक्त विधि से जमीन के किसी खास हिस्से को मंजूरी देने से इनकार करे तो ऐसी स्थिति में वह भूमि को कुर्क कर लेगा और ऋण चुकाने के लिए कोई अन्य इंतजाम करेगा। तीसरा, मुंडारी खुट कट्टीदारी अभिधृति या उसके भाग के बंधक जो 7 वर्षों से अधिक न हो और नहीं हो सकता है तो यह विधि मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट है चौथा,
पड़ती भूमि के मुकर्ररी पट्टे जो मुंडारियों के किसी समुदाय को भूमि के उपयुक्त भाग पर खेती करने के लिए दिया गया हो या किसी मुंडारी खेतिहर को रैयत के रूप में खेती करने के लिए दिया गया हो। इसके अलावा मुंडारी खुट्टी कत्तीदारी अभिधृति या उसके किसी भाग का कोई पट्टा विधिमान नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5वां, पड़ती भूमि का अभिप्राय वह भूमि से है जो पहले जोत में थी, फिर भी जिस समय पट्टा दिया गया वह समय वह न तो जोत में थी न ही खेती के लिए किसी पट्टेदार के अधिभोग में थी। 6ठा है, जहाँ कोई अभिधृति मुंडारी खुदकट्टीदार समुदाय द्वारा धारण किया गया हो तो वह मुंडारी खुदकट्टीदार के सहमति के बिना मुकर्ररी पट्टा कर दिया गया हो तो विधिमान नहीं होगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त वर्णनों का किसी पट्टा के विलय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर वह करार CNT एक्ट 1903 लागू होने से पहले का हो। अनुच्छेद 241, कतिपय प्रयोजनों के लिए अंतरण। धारा 240 के प्रावधान के बावजूद भी कोई मुंडारी खुदकट्टीदार अपने भूस्वामी का सहमति लेने के बिना निम्न प्रयोजन में अपनी भूमि अंतरीण कर सकता है। किसी खैरात, धार्मिक या शैक्षणिक प्रयोजन के लिए भी निर्माण या सिंचाई के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भूमि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। परंतु ऐसे किसी भी अंतरण के लिए उपायुक्त यह अवश्य जांच करेगा कि अंतरण द्वारा हुई हानि के लिए भूस्वामी का कोई अंशधारी को उचित प्रतिकर दिया गया है या नहीं। अनुच्छेद 242, ऐसी काश्तकारी का विधि विरुद्ध कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्तियों के बेदखली। यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 240 के उपबंधों को उपलब्ध करने हेतु मुंडारी खुदकट्टीदारी भूभाग पर कब्जा कर लिया गया हो तो उपायुक्त उसे वहां के बेदखल कर सकता है। अनुच्छेद 243, लगान में वृद्धि। किसी मुंडारी खुदकट्टीदारी काश्तकार का लगान वृद्धि निम्न स्थिति में बढ़ाई जा सकती है। पहला, उपायुक्त के आदेश पर। दूसरा, यदि उपायुक्त के सामने यह साबित कर दिया जाए कि लगान वृद्धि की अर्जी से 20 वर्ष पहले की अवधि में काश्तकारी सृजित की जा चुकी थी। नेक्स्ट है, उपायुक्त जो लगान वृद्धि का आदेश देगा वह काश्तकार के द्वारा दिए जाने वाले लगान के आदेश से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 244, प्रमाण पत्र प्रक्रिया के अधीन लगान के बकाये वसूली। अधिकार अभिलेख तैयार होने के बाद यदि किसी मुंडारी खुदकट्टीदारी काश्तकारी का लगान बकाया रह गया हो तो वह वसूली के लिए कोर्ट में वाद नहीं चल सकता, परंतु भूस्वामी उपायुक्त को लिखित आवेदन दे सकेगा कि 12.5% की दर से साधारण ब्याज के साथ उसे लगान वसूली का प्रमाण पत्र हस्ताक्षर सहित दिया जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 245, स्वत्व के प्रश्न का सिविल न्यायालय में निर्देश। धारा 244 के तहत किसी कार्यवाही में स्वत्व के प्रश्न उठे और उपायुक्त को लगे इस पर सिविल न्यायालय ने ज़्यादा बेहतर से सुनवाई की जा सकती है, उपायुक्त इस वाद की सुनवाई के लिए जिले के प्रधान सिविल न्यायालय में केस को भेज देगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 246, जहां अधिकार अभिलेख न हो वहां लगान के बकाये की वसूली वाद द्वारा किया जाना। यदि किसी मुंडारी खुदकट्टीदार काश्तकार के बकाये लगान के संदर्भ में कोई अधिकार अभिलेख तैयार नहीं किया गया हो तो भूस्वामी इसकी वसूली हेतु वाद अर्थात केस कर सकेगा। नेक्स्ट है, इस प्रकार के वाद में दी गई डिक्री या निर्णय के तहत वसूली प्रतिवादी को जंगम संपत्ति बेचकर या कुर्क कर या शरीर के विरुद्ध निष्पादन द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 247, धारा 244 या 246 के अधीन कार्रवाइयों की पक्षकारों का संयोजन। अगर कोई मुंडारी खुदकट्टीदार के द्वारा संयुक्त रूप से भूमि को धारण किया गया हो तो 246 के अधीन जब वो वाद चल रहा हो तो उसमें यह आपत्ति की जाए कि यहाँ के सभी खुदकट्टीदारों को कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया है तो उसकी आपत्ति नहीं मानी जाएगी। 248, सरकार को दे धन या भूस्वामी का देन लगान का वसूली। अगर किसी मुंडारी खुदकट्टीदार के खिलाफ सरकार को व्यय धन या किसी भूस्वामी के देन लगान के लिए बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधिक डिक्री या प्रमाण पत्र दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उपायुक्त काश्तकारों का भूमि को कुर्क कर सकता है। नेक्स्ट है 249, यह अंशधारी काश्तकारों के अंशदान की वसूली है। जब किसी मुंडारी खुदकट्टीदार ने अपनी काश्तकारी के लगान के उस अंश सहित जो उसके अंशधारियों या उसमें से किसी से दे हो चुका दिया हो तो ऐसे अंशधारियों से ब्याज सहित उक्त अंश की वसूली की जाएगी।
नेक्स्ट है 250 अधिकार अभिलेख में मुंडारी खुट्टी कट्टीदारी की काश्तकारियों की प्रविष्टि। इनमें ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अध्याय 12 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख से जुड़ा है। अनुच्छेद 251 धारा 27 के अधीन वादों का वर्जन। अधिकार अभिलेख में मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकार के संबंध में किसी प्रविष्टि विषयक कोई वाद फैसला के लिए धारा 27 के अधीन ग्रहण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 252 अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि या लुप्ति विषयक विवादों का विनिश्चय। अधिकार अभिलेख में मुंडारी खुटकट्टीदार के संदर्भ में जो विषय शामिल किया गया हो, अगर उसमें कोई विषय लुप्त रह गया हो तो इस संदर्भ में राजस्व पदाधिकारी विनिश्चय फैसला करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारा 253 ऐसे विनिश्चयों के विरुद्ध अपील। धारा 252 के अधीन राजस्व पदाधिकारी के विनिश्चय अर्थात फैसले पर विहित पदाधिकारी के पास अपील की जा सकती है। धारा 254 अधिकार अभिलेख के विनिश्चयों की प्रविष्टि। जब भी धारा 252 के अधीन अधिकार अभिलेख से जुड़ा कोई फैसला आएगा तो राजस्व पदाधिकारी इस फैसले को अधिकार अभिलेख में शामिल करवाएगा। धारा 255 अधिकार अभिलेख तैयार करने के बाद के निर्णय आदि को साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जाना कि अवैधरीतियाँ मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारियाँ है या नहीं। इस अध्याय के तहत अधिकार अभिलेख की तैयारी में लगे राजस्व पदाधिकारी द्वारा इस दावे के बारे में की गई किसी जांच को साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है उक्त क्षेत्र संपदा प्रवृत्ति का भाग खुटकट्टीदारी है कि नहीं। अनुच्छेद 256 इस प्रश्न का अधिकार अभिलेख का निर्णायक साक्ष्य होना कि कोई काश्तकारी मुंडारी खुटकट्टीदारी अभिधृति है या नहीं। इस संदर्भ में नियम प्रावधान है। मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी की प्रवृत्ति और विशिष्टता। मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी भूमि के प्रमाण के लिए न्यायालय की रिपोर्ट नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है अध्याय 19 अनुपूरक उपबंध संयुक्त भूस्वामी। अनुच्छेद 257 संयुक्त भूस्वामी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त भूस्वामी हो तो कोई भी भूमि से जुड़ा कार्य उस सभी व्यक्तियों द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किया जाएगा। 258 कतिपय दशाओं में वादों का वर्जन। इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अपबंधित धाराओं के अलावा धारा 20, 32, 35, 42, 46, 49, 50, 54, 61, 63, 65, 73, 74 का क, 75, 85, 86, 87, 89, 91 या अध्याय 13, 14, 15, 16 और 18 के अधीन किसी वाद में उपायुक्त या किसी राजस्व पदाधिकारी के आदेश को परिवर्तित अपास्त अर्थात रद्द करने के लिए कोई वाद ग्रहण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तामील का ढंग। इस अधिनियम के अधीन अगर किसी व्यक्ति को सूचना या सम्मान देना हो तो उसे विहित रीति से तामील किया जाएगा। धारा 260 अधिप्रमाणन और व्यय की भुगतान। इस अधिनियम के अनुसार अधिप्रमाणन उपायुक्त राजस्व पदाधिकारी की मुहर या हस्ताक्षर से होगा। तामील के खर्च का भुगतान विहित रीति से किया जाएगा। धारा 261 वादों और आवेदनों का खर्च। इस अधिनियम में प्रावधान है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 35 के नियम का प्रावधान यहाँ लागू होंगे। धारा 262 सरकार द्वारा कार्रवाइयों में किए जाने वाले खर्च का जमा किया जाना। इस धारा के अनुसार उपायुक्त या राजस्व पदाधिकारी वादी या आवेदक से यह अपेक्षा रखता है कि कार्यवाही होने वाले सरकारी खर्च का प्राक्कलित राशि अग्रिम रूप से जमा करे। साथ ही जमा राशि के अधिक खर्च हो चुका हो तो शेष राशि का भी वह अंतिम में भुगतान करेगा। 263 साक्षी और दस्तावेजों के पेश किया जाना। साक्षी और दस्तावेजों को पेश करने के संदर्भ में उपायुक्त या राजस्व पदाधिकारी के पास वही शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा न्यायालय में के लिए उपबंधित है। अनुच्छेद 264 अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति। इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है। 265 सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति। इस संदर्भ में की भी नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। अनुच्छेद 266 नियमों का प्रारूप प्रकाशन। इस संदर्भ में प्रावधान है कि किसी भी नियम को बनाने से पहले उसका प्रकाशन 2 महीने पूर्व राजपत्र में प्रकाशित किए जाए। अनुच्छेद 267 नियमों या अधिसूचनाओं का प्रकाशन या प्रभाव। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम या जारी किए गए सभी प्रकार के अभिसूचनाएं राजपत्र में प्रकाशित होगी। ऐसे प्रकाशन पर इसका प्रभाव ऐसा होगा कि मानो वे अधिनियम से ही अधिनियमित हुए हैं।
अनुच्छेद 268 देय धन की वसूली लगान के वादों में किए गए खर्च या ब्याज की वसूली ठीक उसी प्रकार होगी जैसे लगान के बकाया वसूल किए जाते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 269 एक राजस्व अधिकारी से अन्य राजस्व अधिकारी के पास वादों का अंतरण। कोई राजस्व पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी लंबित वाद या कार्यवाही अपने समकक्ष कार्य करने वाले दूसरे राजस्व अधिकारी की संचिता में अंतरित कर सकता है। अनुच्छेद 270 उपायुक्तों और उप कलेक्टरों पर नियंत्रण। इस अधिनियम में प्रावधान है कि उपायुक्त अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान आयुक्त या बोर्ड के दिशा निर्देशों के अधीन रहेंगे। साथ ही उपायुक्त या दायित्व निभाने वाले उप कलेक्टर उपायुक्त के निर्देश और नियंत्रण पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 271 विशेष अधिनियमों का व्यावृत्ति किसी विधि द्वारा यथा परिभाषित बंदोबस्त पदाधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित हो या जो इस अधिनियम द्वारा या तो स्पष्ट रूप से आवश्यक व्यवस्था द्वारा निर्देशित नहीं की गई हो या कोई अन्य विशेष या स्थानीय विधि। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में संशोधन। CNT एक्ट लागू होने के बाद अब तक इसमें 26 संशोधन किए जा चुके हैं, जिसके 3 मुख्य है। पहला, बिहार अधिसूचित क्षेत्र विनियमन अधिनियम 1969। 1960 में हैबर कमीशन की रिपोर्ट पर CNT एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिसके कारण आदिवासी जमीनों को गैर आदिवासियों के हाथों में हस्तांतरण आसान हो गया। इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने या रोक लगाने के लिए 1969 में यह कानून पारित किया गया। इसके तहत निम्न संशोधन हुए। अदालतों को यह अधिकार दिया गया कि वह बलपूर्वक या दबाव में लाए गए मुकदमों में को न ले। इस कानून के द्वारा उपायुक्तों को यह अधिकार दिया गया कि वह विगत 30 वर्ष के अंदर किए गए अवैध हस्तांतरण की जांच कर सके। उपायुक्त को यह भी अधिकार दिया गया कि जांच के उपरांत मूल रैयत को भूमि वापस लौटा सकते हैं। विक्रय या भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में यह शर्त जोड़ा गया कि उपायुक्त के पूर्व अनुमति के बिना आदिवासी जमीनों का विक्रय या हस्तांतरण वैध नहीं होगा। 5वां, इस एक्ट के तहत आदिवासी जमीन के हस्तांतरण या विक्रय हेतु एक विशेष अदालत गठित की जाएगी, जो सार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट के रूप में सामने आया। दूसरा है 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इस संशोधन के द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के कई महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे धारा 46, 47, 48, 48 का क, 71 क और ख, 240, 241, 242 को संविधान की 9वीं अनुसूची से जोड़ दिया गया। इस संशोधन का अर्थ यह था कि अब CNT एक्ट के तहत क्रय विक्रय में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी और संसद को ही इसमें संशोधन करने का अधिकार है। तीसरा है CNT एक्ट संशोधन 2016। इस संशोधन द्वारा CNT एक्ट के 3 धाराओं में बदलने का प्रयास किया गया। धारा 49 पूर्व कानून के तहत केवल उद्योग और खनन के लिए सरकार आदिवासी जमीन अधिग्रहित कर सकती थी, परंतु 216 में यह प्रावधान किया गया कि अब राज्य सरकार उद्योग और खनन के अलावे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज और ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी जमीन अधिग्रहित करेगी। इस तरह से अधिग्रहित की गई जमीन को सरकार, निगम और कंपनियों को आवंटित कर सकेगी। दूसरा है धारा 71 का। पूर्व में SAR कोड के जरिए क्षतिपूर्ति के सहारे जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित कर दिया जाता था, लेकिन 2016 में संशोधन के बाद प्रावधान किया गया कि SAR कोड के कंपनसेशन से जुड़े वाद नहीं दायर किए जाएंगे। सिर्फ जमीन वापसी के मुकदमे ही SAR कोर्ट में प्रस्तुत होंगे। धारा 21 पूर्व के कानून में जमीन के मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था, अर्थात वे कृषि भूमि का उपयोग किसी दूसरे कार्य हेतु नहीं कर सकते थे, परंतु 2016 में हुए संशोधन के बाद मालिक जमीन की प्रकृति बदल सकता था तथा कृषि भूमि का उपयोग मकान, दुकान व अन्य व्यावसायिक प्रयोजन के लिए कर सकता था। अब हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से जुड़े MCQ क्वेश्चन देखते हैं, ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन न छूटे। तो पहला है, झारखंड में पुतचई कर हाड़िया पेय पदार्थ पर लगाया गया कर कब आरोपित किया गया? तो 1824। CNT एक्ट 1869 में किस प्रकार की भूमि का सर्वे किया गया? तो भूहरी भूमि। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के भूमि के संरक्षण हेतु मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए किसकी नियुक्ति की गई? तो बाबू रसाल दास हलधर। छोटा नागपुर भूस्वामी और अभिधारी प्रक्रिया में अधिनियम कानून कब निर्मित किया गया? 1869। CNT एक्ट 1908 में शामिल भूमि के प्रकार है मुंडारी, कुटकट्टी, भुइयार, कोईकर।
CNT एक्ट 1908 का पिता किसे कहा जाता है? फादर हॉफमैन। CNT एक्ट 1908 में किसी भूधृति के किस प्रकार के भूमि अधिग्रहण को मंजूरी देती है? उद्योग एवं खनन इकाइयों को। मुंडारी कुटकट्टीदारी काश्तकारों के हितों का संरक्षण किस अध्याय का महत्वपूर्ण विषय है? तो अध्याय 18। धारा 1 के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रसार क्षेत्र झारखंड के किस प्रमंडलीय भूभाग पर है? तो छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धारा 3 के तहत अगर कोई रैयत उधार या कर्ज ले और कर्ज अवधि के दौरान भूमि संबंधी समग्र लाभ से वंचित कर दिया जाए तो रैयत कहलाएगा भूगुतुत बंधक। अगर भूस्वामी द्वारा भूधृति के साथ लगान के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी आरोपित की गई हो तो उसे क्या कहा जाएगा? स्थावर शर्तें। CNT एक्ट 1908 में धारा 3 के तहत भूस्वामी का अभिप्राय है जमींदार। अगर किसी रैयत को नर वारिस न हो तो वह भूस्वामी काश्तकार के नियम निधन के पश्चात जमीन का मालिक होगा, पुनः जमींदार। ऐसे काश्तकार जो किसी रैयत के अधीन रहकर काश्तकारी करे एवं लगान भुगतान करे कहलाएगा दर रैयत। जब कोई व्यक्ति मुंडाओं के खुट परंपरा से भूमि के अधिभोग को अधिकार ग्रहण करे कहलाएगा खुटकत्ती रैयत। नेक्स्ट है, भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि के हेतु उत्तरदायी अधिकारी है उपायुक्त। धारा 16 के अधीन किसी रैयत को कितने वर्ष के काश्तकारी के उपरांत भूमि का अधिभोगाधिकार सुरक्षित माना जाएगा? तो 12 वर्ष। अगर किसी रैयत को भूमि के अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो तो लगान के भुगतान भूमि के रैयत तालाब निर्माण कर कोई उत्पाद का उत्पादन करे तो इसमें भूस्वामी की हिस्सेदारी होगी 9/20 हिस्सा। अधिभोगी रैयत लगान दे भूमि पर किस प्रकार के वन उत्पाद का अधिकार रखता है? तो वृक्ष, बांस, फल, फूल, फुलवड़ी, ला। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत तीसरे कृषि वर्ष के अंतिम के कितने दिन पश्चात विगत 2 वर्षों की लगान भुगतान न करने पर भूस्वामी अनाधिभोगी रैयत के बेदखल कर सकता है? तो 90 दिन। नेक्स्ट है, धारा 46 के अंतर्गत अधिभोगी रैयत अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने पर उपायुक्त की अनुमति से अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भूमि का विक्रय, दान या अंतरण कर सकता है, परंतु इसका क्षेत्राधिकार होगा थाना परिक्षेत्र के भीतर। धारा 46 के अंतर्गत कोई अधिभोगी रैयत कितने वर्ष की अवधि तक अपनी भूमि की भूगत बंधक रख सकता है? तो 7 वर्ष। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धारा 46 के अंतर्गत किसी रैयत द्वारा अंतरिक्त की गई भूमि के पुनर्वापसी के लिए कितने वर्ष के भीतर आवेदन देने पर उपर्युक्त जमीन की वापसी करा सकता है? तो ये होगा 30 वर्ष। नेक्स्ट है, भूस्वामी किस काश्तकार द्वारा उचित समय पर लगान भुगतान न करने पर लगान राशि पर कितना प्रतिशत अधिकतम ब्याज आरोपित करता है? तो 6.25% वार्षिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धारा 62 के अंतर्गत निर्धारित लगान के अपरिवर्तित रहने का काल अवधि है तो 15 वर्ष। नेक्स्ट है, अगर कोई भूस्वामी काश्तकार से निर्धारित लगान के अलावे अतिरिक्त राशि का उद्ग्रहण करे तो भूस्वामी को उस पर वसूली के विरुद्ध दंड आरोपित किया जा सकता है, 6 माह कारावास और 500 रुपये या दोनों। नेक्स्ट, उपायुक्त के आदेश पर किसी काश्तकार द्वारा कोडकर भूमि का निर्माण किया जाता है तो कुछ वर्षों के पश्चात इस भूमि पर लगान की दर क्या होगी? तो समान भूमि का आधा या किसी तृतीय वर्ग के धनहर भूमि प्रचलित दर का आधा। धारा CNT एक्ट के तहत कोई भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य अपनी भूमि का अंतरण करता है तो वह स्वयं उसका वारिस कितने वर्ष के भीतर उपायुक्त के पास आवेदन प्रस्तुत करे तो स्वीकार माना जाएगा? तो 30 वर्ष। नेक्स्ट है, आदिवासी जमीनों की रक्षा के लिए सार अदालतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 71 क के 1972। नेक्स्ट है, CNT एक्ट की धारा 71 ख के तहत अगर भूमि अंतरण प्रक्रिया में अंतरंग दोषी पाया जाए तो उसे कितने वर्षों की सजा प्रावधान है? तो 3 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्य सरकार कितनी राजस्व अधिकारी के माध्यम से भूमि का अधिकार अभिलेख तैयार करा सकती है? ये प्रावधान किस राज्य में है? तो अनुच्छेद 80। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा नामित राजस्व अधिकारी किसी अधिकार अभिलेख का पुनरीक्षण कितने महीनों के भीतर कर सकता है? तो 12 महीने। नेक्स्ट है, अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन उपरांत भूमि संबंधी विवाद पर कितने महीने का काश्तकार उपायुक्त न्यायालय से आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है? ध्यान देंगे, नहीं, तो 6 महीने। नेक्स्ट है, CNT एक्ट के तहत किसी भूमि की संबंधी शर्त के वर्तमान मूल्य के परिकलन कितने वर्ष का औसत होगा? तो 10 वर्ष। नेक्स्ट हम लोग देखिए,
जब किसी भूस्वामी द्वारा किसी अभिधारी को 1 वर्ष से कम अवधि हेतु भूमि मौखिक पट्टे पर दी जाती है तो यह भूमि कहलाती है विशेषाधिकार युक्त भूमि। नेक्स्ट है, अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के उपरांत कोई काश्तकार किसी गलत दर्ज सूचना के खिलाफ राजस्व प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकता है तो 3 माह। नेक्स्ट है, CNT एक्ट के तहत दाखिल किसी वाद में सुनवाई के दौरान रूढ़ि या रीति के तहत महिला सदस्य की उपस्थिति में अनिवार्यता समाप्त की जा सकती है तो धारा 160। नेक्स्ट है, यदि किसी रैयत को किसी पट्टी की डिक्री मिले तो वह किस समय अवधि के द्वारा भूस्वामी द्वारा पट्टा निर्गमन नहीं करने पर उपायुक्त अपने हस्ताक्षर एवं मुहर से पट्टा दे सकता है तो 3 माह। नेक्स्ट है, धारा 186 के अंतर्गत अगर किसी काश्तकार के खिलाफ कुर्की आदेश निर्गत किया गया हो तो वह कौन सी सामग्री कुर्की प्रणाली से बाहर रहेगी? वस्त्र, कृषि उपकरण, मवेशी, बीज, भवन सामग्री, लेखा। नेक्स्ट है, धारा 191 के तहत निर्मित ऋणी को 50 रुपये तक की वाद में गिरफ्तार किया गया हो तो उसे अधिकतम माह का जेल हो सकता है तो ये 6 माह। नेक्स्ट है, धारा 208 के अंतर्गत काश्तकार के लगान बकाये की गई स्थिति में अगर किसी अनुसूचित जनजाति के रैयत के जोत का विक्रय किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में अंतर्भुक्त होंगे अनुसूचित जनजाति के सदस्य ST। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।